प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए अपने पहले स्टेट विजिट दौरे के लिए मंगलवार को रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 जून से 24 जून को ये दौरा रहेगा और ये कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। उनकी इस विजिट की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। प्रधानमंत्री का ये पहला आधिकारिक यूएस दौरा है। हालांकि इससे पहले वे लगभग 6 बार अमेरिका का द्विपक्षीय और आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वही व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोजी का लुफ्त भी उठाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की ताकत पीएम के इस दौरे के बाद कई गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे खास है कि अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 21 जून से पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर यह डील फाइनल होगी, जिससे भारत की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। वहीं भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण हो, इसको लेकर भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति हो गई है और ये डील जो है वो अंतिम मोहर प्रधानमंत्री के इस यूएस दौरे पर ही लग सकती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन के साथ जब तक द्विपक्षीय संबंध वार्ता नहीं होगी, जब तक सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता और शांति का माहौल कायम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो देर रात भारतीय कम्युनिटी के साथ साथ यहां के कुछ अहम डिप्लोमेट से भी उनकी अहम मुलाकात है। अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात होगी योगा डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में उसे सेलिब्रेट करना। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है और इसे लोकसभा 2024 और अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा की घटना का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा पर एक भी शब्द बोले बिना वो अमेरिका जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिंसा पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 50 दिन से जल रहा है और 50वें दिन भी पीएम मोदी एक भी मणिपुर में चल रहे संकट पर कोई शब्द बोले बिना विदेश जा रहे हैं। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, अनगिनत चर्च और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। अब हिंसा मिजोरम में भी फैल रही है। पिछले कई दिनों से मणिपुर के नेता पीएम से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। जो भी दिन बीत रहा है वो ये विश्वास दिला रहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी सॉल्यूशन की बजाय संघर्ष को और लंबा करने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मणिपुर हिंसा का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई तुरंत फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन चिंता जरूर जताई है। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा यह मामला गंभीर है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ा है। फिलहाल सेना के दखल आदि पर अदालत को आदेश जारी नहीं करना चाहिए। कोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही। आपको बता दें कि मणिपुर के हिंसा के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक विशेष टीम बनाई गई है, जो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और सख्ती से निपटने के आदेश लगातार दिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में सख्ती का जितना प्रयोग किया जा सके, अगर जरूरत हो तो करें। शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने 15 जून को 48 घंटे में राज्य के हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट का ये आदेश राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से दिया गया था, इसलिए हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर के पीएपी ग्राउंड में सीएमडी योगशाला के फेज 2 की शुरुआत कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो खुद यहाँ पर जालंधर के पीएपी ग्राउंड में है और फेज 2 के जरिए मोहाली, जालंधर, बठिंडा, होशियारपुर और संगरूर जिले में सीएमडी पाठशाला का जो सेकंड दौर है, फेज है, उसकी शुरुआत हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यहाँ पर योग जो है वो कर रहे हैं और उनके साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, लोकसभा सांसद रिंकू वो भी मौजूद हैं। सीएमडी योगशाला जो है वो कि पंजाब सरकार के तरफ से मुफ्त है। पीएपी ग्राउंड की अगर बात करें तो पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो लोगों से भरा हुआ है और भगवंत मान ने भी योगा की शुरुआत करने से पहले लोगों से कहा कि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या है उसमें लोगों का इतना स्ट्रेस है और उसको दूर करने की कोशिश इस तरह की योगशालाओं से की जा रही है। जालंधर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। शिवसेना में बगावत को 1 साल पूरे हो गए हैं और आज के दिन शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गद्दार दिवस के रूप में मना रही। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एनसीपी दफ्तर के ठीक बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं और आप इस समय एनसीपी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। गद्दार दिवस के रूप में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है दफ्तर के ठीक बाहर और पुलिस जो है इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय एनसीपी के नई कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दार दिन मना रही हैं। आपको बताते चले कि आज से ठीक 1 साल पहले तत्कालीन शिवसेना में मुख्य पार्टी से एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की थी और बगावत के बाद अपने कुछ विधायकों के साथ यहाँ से सूरत के लिए निकल पड़े थे। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ती गई और शिवसेना के इतिहास में जो बगावत थी अब तक की सबसे बड़ी बगावत थी। एनसीपी का दफ्तर हो, शिवसेना भवन हो, वहां पर जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक के ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जाकर एमके स्टालिन से मुलाकात करने वाले थे और उन्हें बैठक में आने का न्योता देने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके कारण वह तमिलनाडु नहीं जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज तमिलनाडु रवाना होना था। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश की तबीयत बिगड़ गई और उनका तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा तमिलनाडु के लिए रवाना हुए। अब तेजस्वी यादव एमके स्टालिन से मुलाकात भी करेंगे और 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में आने का न्योता भी देंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का कोई ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में भी टकराव देखा गया था। आज 20 जून को यहाँ पे पश्चिम बंगाल जिस तरह से दिवस मनाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा था कि आज के दिन राजभवन में बंगाल दिवस न मनाया जाए। इसको लेकर आज के दिन लोग याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने आज पश्चिम बंगाल के राजभवन में बंगाल दिवस के रूप में मनाया गया है और इसको लेकर अब एक बार फिर से राज्य सरकार और
राज्यपाल के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा हो रही है, हिंसा की गतिविधियों में राज्यपाल ने बाकायदा नजर बना के रखा है। तो कह सकते हैं कि राज्यपाल अब यहाँ पश्चिम बंगाल के सभी चीजों पर निगाह बनाए रखे हैं और एक बार फिर से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस नेताओं को एक्सीडेंटल हिंदू कह दिया है। दरअसल ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की एक जनसभा के दौरान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अंबेडकर नगर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। योगी ने आगे कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि आज कश्मीर में उपद्रव नहीं हो रहा है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेसी नेता कुछ समय पहले तक अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे। आज वही लोग गीता प्रेस गोरखपुर को मिल रहे पुरस्कार का विरोध भी कर रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी ये मांग उठने लगी है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा टकराव फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सिविल सर्विस अथॉरिटी की जब मीटिंग हुई तो केवल 8 मिनट के लिए चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव अंदर गए और उसके बाद बाहर निकल गए। इसके बाद सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रही है। हर मंत्री के ऊपर एक अधिकारी बैठाया गया है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में हमारे हालात बेहद खराब है, हम काम करने की परिस्थिति में नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि विपक्ष की मीटिंग में वो इस मुद्दे को रखेंगे और बाकी तमाम पार्टीज को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हालात और तस्वीर बनी है वही तस्वीर दूसरे राज्यों में बन सकती है। इसलिए सभी को एक साथ एकजुटता के साथ इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में रोकना होगा। अगर ऑर्डिनेंस रुकता है तभी आप कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता को सामने दिखा पाते हैं। हालांकि इस मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कांग्रेस को जिसको लगातार मनाने का प्रयास किया जा रहा है वो मानती है या फिर नहीं मानती। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की मीटिंग में वो इस मुद्दे को जरूर रखेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। बिहार में इमरजेंसी सेवा के तहत चलने वाली 102 एम्बुलेंस सेवा एक वैसी कंपनी को दे दिया गया है जो पहले से विवादों में घिरी रही है। करीब 1600 करोड़ रुपए का यह ठेका उस कंपनी को दिया गया है जो जेडीयू के एक सांसद के बेटे और बहू के नाम से चलती है। इस कंपनी को पहले भी टेंडर दिया गया था और तब यह काफ़ी विवादों में आया था और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इस कंपनी को इस बार भी यह ठेका दिया गया है। करीब 5 वर्षों के लिए दिए गई इस ठेका की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 2125 एम्बुलेंस को बिहार के अलग अलग इलाकों में इमरजेंसी सेवा के तहत चलाया जाता था। इससे पहले जब इस कंपनी को ठेका मिला हुआ था तो बिहार के कई जिलों में एम्बुलेंस घोटाले हुए थे और कई जगह इस कंपनी को लेकर मामले भी दर्ज हुए थे। लेकिन उसके बावजूद इस साल 31 मई 2023 को एक बार फिर से कंपनी को सरकार की तरफ से यह टेंडर दे दिया गया है, जिसके बाद इसको लेकर विपक्ष एक मुद्दा बनाने में लगी हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी के कथित घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साठम ने बीएमसी घोटाले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में एसआईटी के गठन की मांग की थी। कोरोना काल के दौरान बीएमसी में घोटाला होने का आरोप लगे थे। इसकी गूंज महाराष्ट्र के विधानमंडल के मानसून सत्र में भी सुनाई दी थी। तब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जांच कैग से कराने की घोषणा की थी। नवंबर 2019 से अक्टूबर 2022 के बीच किए गए विभिन्न कार्यों में 12,024 करोड़ रुपए की अनियमितता की रिपोर्ट कैग ने दी थी। एसआईटी की समिति के अध्यक्ष मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे। इसके अलावा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी एसआईटी में शामिल करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला तेज कर दिया है और कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। इसकी नज़र बीएमसी की तिजोरी पर है। बीएमसी के हर कामों में लूट मची हुई है। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि अब तक
बीएमसी के तिजोरी से यानी फिक्स डिपॉजिट से 650 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। चाहे रोड का काम हो या नाले का, हर काम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यही कारण है कि अब उद्धव गुट इस मामले को लेकर बीएमसी हेडक्वार्टर पर एक महा मोर्चा निकालने जा रहा है। यह मोर्चा 1 जुलाई को निकलेगा और इसकी अध्यक्षता आदित्य ठाकरे करेंगे। कैमरा संजय के साथ इंद्रजीत सिंह। यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। 52,000 से ज्यादा सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। यूपी सरकार 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रही है। इसे यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है। इसमें 41,811 सिपाही नागरिक पुलिस में भर्ती होंगे। 8,540 सिपाहियों को पीएसी और 1,341 को विशेष सुरक्षा बल में जाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस दौरान 25 लाख तक आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले 37,757 पदों के लिए भर्ती होनी थी, लेकिन पिछले 10 महीनों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी, जिसके लिए सिर्फ एक कंपनी ने हिस्सा लिया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज यूनिवर्सिटियों को लेकर बिल पास कर दिया गया है और यूनिवर्सिटियों का अब पंजाब के गवर्नर चांसलर नहीं होंगे, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री ही इसके चांसलर होंगे। क्योंकि पंजाब की अलग अलग 12 जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे उनमें पंजाबी यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, या फिर IK गुजराल यूनिवर्सिटी है, जब पंजाब सरकार की दूसरी अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं। और अब पंजाब विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें सीधा कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जिसका भी कार्यकाल होगा इन यूनिवर्सिटियों का चांसलर होगा। इससे पहले पंजाब के गवर्नर इसके चांसलर होते थे। और अब देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटियों का जो चांसलर को लेके जो रेट का है, क्योंकि जो भी बिल होंगे अब पंजाब के गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर इनको पास करते हैं या नहीं, या फिर पंजाब सरकार को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यहां कश्मीर घाटी में अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन को आदेश दिया है कि वो मध्य कश्मीर के सोनमर्ग और आसपास के इलाके में अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए टेम्पररी जो आरजी शेल्टर्स और आरजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप कर सकता है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान क्योंकि यहाँ इस मध्य कश्मीर के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल सोनमर्ग और पास में बालतल में सबसे बड़ा बेस कैंप यात्रियों के लिए बनता है, इस वजह से यहाँ प्रशासन को जरूरत पड़ती है लाखों आने वाले यात्रियों के लिए एकोमोडेशन बनाने की, उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाने की। हाई कोर्ट ने यहाँ प्रशासन और श्राइन बोर्ड को अनुमति दी है कि वो इस इलाके में यहाँ काम कर सकते हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए हर तरह के स्ट्रक्चर्स टेम्पररी बना सकते हैं। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। रथ यात्रा में अखाड़े भजन मंडलियों के बाद पीछे पीछे चलते हैं भगवान बलराम, सुभद्रा और बलदेव, और उनके रथों को आप देखिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। 3 के तीनों रथ यहाँ पर इस समय तैयार है। कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान अब नगर की यात्रा को निकल रहे हैं, जहाँ पर आज वो मंदिर छोड़कर खुद भक्तों से मिलने के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर तीनों रथ अब निकल चुके हैं नगर की यात्रा के लिए। करीबन 20 किलोमीटर का सफर है उनका। कड़ी सुरक्षा के बीच कमांडो, पुलिस फोर्स, सुरक्षा एजेंसियां तमाम लोग तैनात हैं और उनकी तैनाती के बीच में 20 किलोमीटर का ये सफर पूरा होगा। इसके अंदर एक भक्ति का सैलाब उमड़ेगा, लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और एक तरह से आज पूरा अहमदाबाद जगन्नाथमय हो जाएगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
आज से ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। भव्य इंतजाम इस बार किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा रात 10:04 पर जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निकली। अगले दिन रात 7:09 पर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएंगे और 9 दिन तक वहीं रहेंगे। इसके बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। यात्रा के लिए 3 भव्य रथ तैयार किए गए हैं। पहले रथ में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में बलराम और तीसरे रथ में सुभद्रा सवार होंगी। रथ बनाने के लिए खास तरह के 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। पहला कट सोने की कुल्हाड़ी से किया जाता है। रथ बनाने वाले दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं और वजह है इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा। तो आप ये जानकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कितनी भव्य तौर पर एक बड़े स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल की 2 दिन की यात्रा पर आज कोची पहुंचने वाले हैं। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक शाम को रक्षा मंत्री दक्षिणी नौसेना कमान के हाइड्रोग्राफिक शिप्स का दौरा करने के साथ ही नेविगेशन चार्ट्स जारी करेंगे। साथ ही दक्षिणी नौसेना कमान के हाइड्रो जहाज पर जाएंगे और विश्व जलमाप दिवस के अंतर्गत नेविगेशन चार्ट जारी करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी इस समारोह में शामिल होंगे। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह देश में निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत पर पहली बार नौसेना कर्मियों के साथ सुबह 6 बजे योगाभ्यास करेंगे। वहीं नौसेना के 9 युद्धपोत में नौसैनिक 9 देशों में योग करेंगे। रक्षा मंत्री नौसेना के अग्निवीरों से बातचीत करेंगे। ये अग्निवीर INS चिल्का में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ युद्धपोत में भी 2 हफ्ते का ट्रेनिंग ले चुके हैं। कोची में ही नौसैनिक केंद्र में अत्याधुनिक पोत परिचालन सिम्युलेटर का उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर अब नजर आने लगा है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में इस बार काफी अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसके चलते जलाशयों में भी पानी पूरी तरह भर गया है और निचले इलाकों में पानी भरने की कई जगह शिकायत भी मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अब तक इस भारी बारिश के कारण राजस्थान में 8 लोगों की मौत की खबर है। सीएम अशोक गहलोत 2 दिन के राजस्थान में 5 जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे बाड़मेर पहुंचे हैं। जालोर, सांचौर, पाली इलाके में भी वे जाएंगे। राजसमंद का भी वे दौरा करेंगे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर इस बार भारी बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सीएम अशोक गहलोत ने भी अधिकारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पे कहा है कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और मौसम विभाग ने जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया है, उन इलाकों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि वह पूरी तरह मुस्तैद रहे। 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाकर लोगों की शिकायतें सुने। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो ने अब तक की एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील का करार किया है। 500 नए एयरबस की मंजूरी इंडिगो ने दे दी है और इसका करार भी किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 विमान खरीदेगी। यह खरीदारी ऐसे समय में हो रही है जब एविएशन इंडस्ट्री में देश की ज़्यादातर एयरलाइन कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइन ने इस ऑर्डर को लेकर बताया है कि विमान की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच होने की उम्मीद है। वहीं एयरबस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि कमर्शियल एयरलाइन के इतिहास में यह सबसे बड़ी अब तक की खरीद होगी। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि इंडिगो के यह करार के बाद एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर से बूस्ट अप कर सकती है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मायावती शासनकाल में बने नोएडा और लखनऊ के सभी पार्कों को शादी विवाह, पार्टी फंक्शन और फिल्म शूटिंग के लिए खोलने के लिए विचार कर रही है। इसकी शुरुआत लखनऊ से कर दी गई है। मायावती शासनकाल में लखनऊ और नोएडा में 10 स्मारकों एवं पार्कों को दलित आइकन के नाम पर बनाया गया था। इन सभी जगहों पर सरकार ने एंट्री फीस लगाई हुई है, जिसे बढ़ाकर अब 2 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन सूबे की मौजूदा सरकार ने इन सभी स्मारकों को शूटिंग, शादी विवाह और निजी कार्यक्रमों को करने के लिए आम जनता के लिए इसे खोलने पर विचार कर रही है।
प्रस्ताव पास होते ही आम नागरिक इन पार्कों में जाकर के शादी विवाह जैसे कार्यक्रम कर सकेंगे। उनके लिए इन सभी जगहों पर बुकिंग करानी होगी। वहीं कार्यक्रम के हिसाब से लोकेशन की फीस तय होगी। सभी पार्कों को रखरखाव के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने कमेटी का गठन भी किया था। योगी सरकार के इस फैसले से होने वाले शहर के कार्यक्रमों की राह काफी आसान हो जाएगी। इससे लोगों के बीच शहर में खुशी का माहौल है। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष सारे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और आपको बता दें कि जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। अब चर्चे में की वजह ये है कि इस फिल्म में जितने भी डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं और जितने भी सीन्स यूज़ किए गए हैं वो सारे ही दर्शकों को पसंद नहीं आ रहे हैं। और रामानंद सागर के बेटे ने भी इस फिल्म पे कमेंट किया है। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने कहा है कि भले ही उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा है पर अब तक जो वो कुछ भी सुन रहे हैं उसके मुताबिक फिल्म के निर्माताओं और निर्देशकों को इतनी ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी और उन्हें इस फिल्म को एक दायरे में बनाना चाहिए था। रामानंद सागर ने भी गोस्वामी तुलसीदास के रामायण को पढ़ा था। उसके अलावा उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी थी, तब जाकर उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेकर अच्छे से रामायण बनाई थी। और यही चीज़ देखकर अब आदि पुरुष के निर्माताओं को भी फिल्म बनानी चाहिए थी। आपको बता दें कि आदि पुरुष में प्रभास श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, वहीं कीर्ति सनन सीता के किरदार में नजर आ रही हैं और सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंचल के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई।